नेपाल को विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहता था। ये सही बात नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये यहाँ उपस्थित सब आप लोगों से मैं बहुत विनम्र होकर आप लोगों से सिर से नमन करता हूँ। ये आज जो मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, ये पाटलिपुत्र मुझे सपना जैसा लग रहा है। जो हम बुद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं, सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये पाटलिपुत्र उस समय संसार का केंद्र रहा था, विश्व का केंद्र। और आज जो है 2200-2300 वर्ष बाद फिर मैं जैसा एक तुच्छ व्यक्ति को भी इस धरती में पैर रखकर आप लोगों के सामने खड़ा होने का जो अवसर मिला, ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा कर्म का फल कहूँ। अब भाग्य में तो हम विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग जो पाटलिपुत्र में आप लोग जमा होते हैं, आपको जो है हजारों वर्षों का आपका कर्म जो है वो बहुत बड़ा, इसीलिए आप लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं आपने अपना पूर्व जन्म में। इसीलिए मैं सबसे पहले ये सम्राट अशोक की राजधानी मगध की जो ये पाटलिपुत्र है, उसको मैं नमन करता हूँ। और ये बिहार जो है वो खास में भारत का जो है मूल बुद्ध भूमि का केंद्र भी यही है, क्योंकि बिहार में ही बोध गया में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, नज़दीक है। इसीलिए ये बुद्ध भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। और सम्राट अशोक का राजधानी ये पाटलिपुत्र को नमन करता हूँ। और भारत ये महान जो आप लोग अखंड भारत कहते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, जो सम्राट अशोक के समय में प्रशासनिक से ज़्यादा धम्म राज्य का स्थापना किया था, उसी धम्म राज्य को फैलकर एशिया को एक महान महादेश बना दिया। उस जगह यहाँ से शुरू हुआ, रूट यहाँ है, उसका जरा जो विश्व का, जो एशिया में जो जापान के गुरुजी आए हैं, रूस, चीन, यूरोप के कई देश हैं, और एशिया के जो साउथ ईस्ट इंडोनेशिया तक जहाँ भी देखो, ये जो 2500 वर्षों में हम देखते हैं कि बुद्ध और अशोक का जो सभ्यता प्रसारित हुआ, और ये विश्व को जो है बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अर्थयुक्त बनाया। तो ये जो कहाँ से आता है, ये पाटलिपुत्र से, ये मगध से, ये बिहार से ये जो फैला हुआ है। इसीलिए मैं फिर इस बात को एक बार फिर नमन करता हूँ। और आज के संदर्भ में जो हमें यहाँ जमा होने का वजह, सम्राट अशोक क्लब, ये जो है 2500 वर्ष बाद फिर भारत में जो बुद्ध धर्म करीब करीब लुप्त हो गया है 25 वर्ष के समय में, और सम्राट अशोक ने बनाया हुआ ये सारा 84,000 बौद्ध स्तूपें, हजारों शायद अशोक स्तंभें और बिहारें। और बिहार तो बिहार का था, लेकिन अब हम नहीं देख पाते हैं वो बिहार कहाँ गया। तो ये जो खोया हुआ हमारा बुद्ध और अशोक का विरासत है, उसको फिर जमीन से खोदकर निकालने का जो अभियान में शरीक सम्राट अशोक क्लब
का ये गतिशील कर्मभूमि भी होने का मुझे दृष्टांत देखने पाया यहाँ, तो उसको भी नमन करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं नेपाल के और सम्राट अशोक क्लब के संबंध में थोड़ा सा मैं 2-4 वाक्य कहना चाहूँगा। सम्राट अशोक जिसने साउथ एशिया के लगा और सिर्फ ग्रीक तक भी धम्मदूत भेजा था, तो वो भेजने में 2 बहुत महत्वपूर्ण धम्मदूत जो मिशन भेजा था, एक नेपाल में, दूसरा श्रीलंका में। वो क्यों विशेष रहा कि उसने नेपाल में अपना जो छोटी बेटी चारुमती को जो है नेपाल में बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा, और बड़ी बहन संघमित्रा और उनका बड़ा बेटा महेंद्र, वो दोनों को जो है भिक्षुनी बनाकर श्रीलंका भेजा। तो सम्राट अशोक के यही कारण 2300 वर्ष बाद भी श्रीलंका और नेपाल में सम्राट अशोक ने जो शुरू किया हुआ अथवा विस्तार किया हुआ बुद्ध धर्म और सभ्यता और संस्कृति और धर्म अभी भी नेपाल में गतिशील जीवित उसी से अविच्छिन्न रूप से बाकी है। इसी तरह श्रीलंका में भी वो बाकी है। अगर सम्राट अशोक ने अपने 2 बेटियों को नेपाल और श्रीलंका में नहीं भेजी होती तो आज शायद बुद्ध धर्म का जो संसार से भी लोप हो सकता था, क्योंकि श्रीलंका से फिर बुद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ। नेपाल एक पहाड़ों से हिमालय से घिरा था, लोगों को पता नहीं था। आप लोगों में भी थोड़ा सा हिंदूवादी भारत में बहुत हमने देखने को मिलते, सुनने को मिलते। वो लोग नेपाल को विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहता था। ये सही बात नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये भारत के जो अतिवादी हिंदुओं ने भारत में तो हिंदू राज्य नहीं बना, तो वो लोग चाहते थे कि नेपाल विश्व में एक, लेकिन अब देख ही लिया नेपाल में जो लोकतंत्र का आंदोलन हुआ तो वहाँ राजा भी चला गया, राजतंत्र भी चला गया, वो गणतंत्र हो गया, और हिंदू राज्य जो कहते थे वो भी नहीं रहा, अभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये जो नेपाल के संविधान अभी जो बन रहा है, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका भी भारत का बाबा अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान का ही हम लोग ने उसको फॉलो किया है। इसीलिए अभी भी सम्राट अशोक के समय से लेकर अभी भी भारत में जो भी विचार फलता फूलता है, निकलता है, जो भी ज्ञान उगता है, वो भारत के पड़ोसी नहीं, हम लोग रिश्तेदार भी है। तो इसके नाते हमको वो बेनिफिट मिलता है। और आप लोग जो है भूल जाते हैं उसको, फिर जैसे सम्राट अशोक का इतना बड़ा विरासत सब खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन हमने सम्राट अशोक के समय में बनाया हुआ पाटन, ललितपुर, पाटन मतलब खास अशोक पतन, सम्राट अशोक के नाम में उस समय एक नगर बना था। वो अभी बहुत ही कलात्मक नगर है। इसका साक्षी जो है सम्राट अशोक क्लब के सीनियर जो नेतृत्वगण काठमांडू में 2 मिशन में आए थे, आप लोगों को हमने दिखाया जी ना। वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी जीवित है, अभी भी गतिशील है, उसको हमने मरने नहीं दिया। हमारा जो मित्र संगरत्न साहब के कहते हैं, हम लोगों ने काठमांडू में बिहारें बनाया है। हम भी कपिलवस्तु, कोलियग्राम, मौर्य, पिपलीवन, वहाँ से गए हुए लोग ही है। नेपाल का जो धर्म, संस्कृति और सभ्यता जो आप इतिहास में पढ़ते, तो हम ही लोगों ने, हम ही सम्राट अशोक के समय, बुद्ध के समय में जो गए थे एक ऐतिहासिक घटना के कारण, तो वहीं से बनाया हुआ सभ्यता अभी तक चल रहा है। और सम्राट अशोक का 4 स्तूप
अभी भी जीवित है, उसको कहीं बिगड़ने नहीं दिया। अभी भी हम डेली उसका पूजते हैं। और सम्राट अशोक की बेटी चारुमती, उनका वहीं के एक देवपाल शाक्य से, राजकुमार देवपाल शाक्य से शादी हुआ था, विवाह हुआ था। इसीलिए और उनके बच्चे, उसके संतति जो हम ही है, अथवा जो वहाँ हम लोग शाक्य कहते हैं अपने को, काश उसमें मौर्य भी है, उसमें कोल्य भी है। कोल्य को तो मैं कुशवाहा तो कोल्य लगता है मुझे वो भी हमारे समाज में एक ही, शाक्य, कोल्य और मौर्य सब हम लोग वहाँ मिलकर अभी भी सम्राट अशोक अथवा बुद्ध काल से लेकर 500 विहारें बनाए। वो अभी भी 500 विहार काठमांडू के घाटी में मिलेगा आपको। वो शायद अभी समय में विश्व के कोई भी शहर में इतना छोटा जो एक घाटी में 500 बौद्ध विहार, वो भी जीवित गतिशील, हर एक बिहार में हम लोग जो है उसका मेंबर बन के संघ चला रहे हैं। ये तो ये क्या है कि अब हमने जो छोटा सा है, हम लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन सजो कर उसको अविच्छिन्न रूप से जीवित रूप में जो भी सामना आया, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा इसको जुगाने के लिए। तो हम थोड़ा सा इसको सजो कर इसको संरक्षण करके रखा था। तो हमको पता नहीं था, सिर्फ हम ही संसार में जो काठमांडू में बचे हैं, ये बहुत बुद्धिस्ट लोग, सिर्फ हम ही भगवान बुद्ध के समय से और सम्राट अशोक के समय से हम ही बचे हैं। ज़्यादा संख्या में भी नहीं है, कुछ लाखों में है। लेकिन 3 वर्ष, कितना 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ तो हमको एक ऐसा हुआ कि कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए लग रहा है। सम्राट अशोक क्लब के जो नेता है, एक जीवनदीप मौर्य, उन्होंने मुझे, हम तो काम करते हैं, तो संपर्क किया कि आप जो है हमारा सम्राट अशोक क्लब का विभिन्न फंक्शन होता है छत्तीसगढ़ में, गाजीपुर में, अब यहाँ भी हुआ, तो हमको बुलाया। आप काठमांडू के जो बुद्धिस्ट सम्राट अशोक और बुद्ध का जो उसका जो संपदा को सजो कर रखे हुए आपको हम निमंत्रण करना चाहते हैं। तो हम आए, तो हमने देखा कि आप लोग जैसे इतना जहाँ भी जाओ सम्राट अशोक को, उसका जो बुद्ध और सम्राट अशोक का जो आप लोग फिर नया ढंग से एक प्रकार के बहुत प्रफुल्लित होकर आगे ले आने का जो कोशिश कर रहा है, तो हम देखकर चकित हुए और उन लोगों को बुलाया। हमने जो छोटा सा थोड़ा सा नेपाल में बचाया। नेपाल का परिचय ही वही है, बुद्ध और सम्राट अशोक ने जितना बनाया है अभी तक नेपाल का जो है संस्कृति, सभ्यता, धर्म वही है, नेपाल वही है, हिंदू राज्य नहीं है। आप लोग निश्चित रहिए। इसीलिए हमको कुछ 20-25 वर्षों से संघर्ष, 25-30 वर्ष हुआ इस बात को जो है संघर्ष किया, बहुत लड़ाई किया, और लड़ाई में हम सफल हो गए, हम विजेता हो गए। अब जो पुराना जो भारत का हिंदूवादी से वो सपोर्ट किया हुआ, वो सब धराशायी हो गया। वहाँ वो राजशाही भी अभी नहीं रहा और वहाँ हिंदू राज्य भी नहीं है। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। अब हम भी भारत का संविधान की तरह ही वो संविधान के आधार पर हम आगे जाना चाहते हैं। और सम्राट अशोक क्लब की बेटी, आप लोगों का बुआ नहीं ना, उनका संतान हम है, तो आप लोग हमारे लिए मामा भी है नो? तो ये संबंध अब 2-3 वर्षों से हम एक पहचान के, अब मामा के बेटे बेटियों से और बुआ के बेटी बेटियों से अब जान पहचान संबंध हो रहा है। तो ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक, फिर जो खोया हुआ सभ्यता, खोया हुआ हमारा महान संस्कृति, हमारा धार्मिक धरोहर, उसको फिर जमीन से निकालकर साफ सुधर करके, अब कल्पना कीजिए सम्राट अशोक के समय में 84,000 स्तूप ये भारत और अफगानिस्तान से लेकर, उस समय कल्पना कीजिए कैसा भारत रहा होगा। अभी एक भी जीवित बाकी नहीं है। कभी कभी ये याद करके हमको रोने आता है, कैसा रहा होगा भारत। वो जो स्तूप है, अभी भी 2-4 स्तूप हम देखेंगे, बर्मा में देखेंगे, श्रीलंका में देखेंगे, अब नेपाल में भी पुराना बिहार और देखें,
सोने से लिपा पुता है। आप लोगों को दिखाया ललितपुर में हिरण्यवर्ण महाविहार, सोने से पुता वो लेप किया हुआ बिहार है। आप लोग चकित हो गए, है ना। तो भारत में अशोक कालीन में वो वैभवशाली, जब सब बुद्धिस्ट थे, बिहार में हजारों लाखों बिहार रहा होगा। उस समय 84,000 स्तूप, कितने अशोक स्तंभ रह गए, कैसा भारत रहा होगा। आप कल्पना कीजिए, अभी भी विश्व में ऐसा अगर रहा हो तो बहुत विश्व में चकित, एक आश्चर्यचकित स्वर्ग, यही जो स्वर्ग कहते हैं ना, वो भारत ही है। शायद वो चीनी वेनसांग चीनों ने भारत को ही स्वर्ग कहा है। अभी जो आ रहा है उसका उत्खनन, तो अब जो है आज सम्राट अशोक क्लब के ये जो सम्राट महाजन्मोत्सव में हमको आप लोगों ने निमंत्रण दिया, मेरा दोस्त ने भी कह दिया है नेपाल से आने वाला, हम बहुत ही गौरवान्वित हैं आप लोगों से। और आप लोग सबको नेपाल में भी स्वागत है, और हमारा जो है वो दिखाएंगे। और जो भी हो नेपाल का हमारा भाग अथवा हमारा सम्राट अशोक क्लब के अभियान में हमारा जिम्मेवार अथवा हमारा अंश जो है, हमने सम्राट अशोक के समय से ही, भगवान बुद्ध के समय से ही जो हमने बहुत ही संघर्ष करके संरक्षित करके बचाया हुआ धर्म, संस्कृति और सभ्यता आप लोगों को दिखाने, और आप लोग कहते हैं अरे अभी भी वहाँ बचा है, तो यही आवाज़ सुनने के बाद हम धन्य महसूस करेंगे। भवतु सर्व मंगलम। अरे भाई, सर ने आप लोगों को आमंत्रित कर दिया काठमांडू नेपाल के लिए, तो ऐसे ताली से जाएंगे? हाँ, अब लग रहा है कि मूड बना रहे हैं जाने के लिए। चलिए साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।